हेलो, आप सभी को चौधरी ग्लोबल क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में झारखंड जेईई के लिए जनरल इंजीनियरिंग में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के क्लास एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड है और यहाँ से 3 से 5 क्वेश्चन श्योर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल सके। हमारे स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम इज अ, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिप्सम क्या है? तो जिप्सम एक सेडिमेंट्री रॉक है जिसके अंदर कैल्शियम सल्फेट होता है। ओके, तो जिप्सम क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है और केमिकली प्रिसिपिटेट हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केमिकली प्रिसिपिटेड सेडिमेंट्री रॉक क्रस्ट। तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू क्वार्जाइट बाय मेटामॉर्फिक एक्शन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक एक्शन के द्वारा क्वार्जाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सैंडस्टोन। ओके, सैंडस्टोन जो है ये मेटामॉर्फिक एक्शन के द्वारा क्वार्जाइट में कन्वर्ट होता है। लाइमस्टोन जो है, लाइमस्टोन ये मार्बल में कन्वर्ट होता है। जब इसमें लाइमस्टोन मेटामॉर्फिक एक्शन इसमें पड़ता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? मार्बल में। और सेल जो है ये कन्वर्ट होकर स्लैट बनता है, SLATE। ओके, तो क्वार्ट्ज, मार्बल और स्लैट कैसा हो गया? मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। ओके, तो मेटामॉर्फिक एक्शन के द्वारा सैंडस्टोन क्वार्जाइट में कन्वर्ट होता है, लाइमस्टोन मार्बल में कन्वर्ट होता है और सेल जो है वो स्लैट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट ए मेटामॉर्फिक रॉक। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका राइट आंसर होगा स्लैट एंड क्वार्ट्ज। अभी मैंने बताया कि सेल से हमारा कन्वर्ट होकर किस में बन रहा है? स्लैट बन रहा है। सेल से कन्वर्ट होकर स्लैट बन रहा है, तो सेल तो कभी मेटामॉर्फिक रॉक हो नहीं सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्लैट एंड क्वार्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन कौन सा है? बी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, क्वार्ट्ज इज ए, क्वार्ट्ज कैसा मटेरियल है बताइए। तो एक्चुअली क्वार्ट्ज में ना ये है क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज में सिलिका का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो सिलिका का अमाउंट ज़्यादा होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिशियस रॉक। इज द राइट आंसर। और आर्जिलियस रॉक में क्या होता है? तो आर्जिलियस रॉक में क्ले और अल्मुना जो होता है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है। अल्मुना और क्ले का अमाउंट आर्जिलियस रॉक में ज़्यादा होता है। इसी तरह कैल्शियस रॉक देखते हैं तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है। ओके, जैसे कैल्शियस रॉक का एग्जांपल देखें तो मार्बल हो गया, लाइम हो गया, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का अमाउंट प्रचुर अमाउंट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कैल्शियस रॉक का एग्जाम्पल हो गया मार्बल और लाइमस्टोन। इसी तरह आर्जिलियस रॉक का एग्जाम्पल देखें तो क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, ये सब हमारा किस में आ जाएगा? आर्जिलियस रॉक में। लेकिन सिलिशियस रॉक में हमारा सिलिका का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। तो क्वार्ट्ज कैसा है? तो क्वार्ट्ज हमारा सिलिशियस रॉक है, क्योंकि इसमें सिलिका का अमाउंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मिनरल। कौन सा मिनरल है निम्नलिखित में से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या है? एक मिनरल है। तो सी इज द राइट आंसर। देखिए सिक्स क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्लेट इज अ फॉर्म बाय मेटामॉर्फिक एक्शन ऑन। तभी मैंने बताया कि जो सेल है उस पर मेटामॉर्फिक एक्शन के द्वारा वो स्लैट में कन्वर्ट होता है। तो स्लैट किससे बना? सेल से बना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट सेवन क्वेश्चन, सैंडस्टोन इज अ, तो सैंडस्टोन कैसा रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक, इक्वस रॉक या सिलिशियस रॉक। ये तीनों रॉक है, सिलिशियस भी है,
ये सिलिशियस रॉक भी है, एक्वस रॉक भी है और सेडिमेंट्री रॉक भी है। ओके, एक्चुअली हम जब रॉक को क्लासीफाई करते हैं तो 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। एक हमारा होता है इग्निशियस रॉक, दूसरा फिजिकल क्लासिफिकेशन और तीसरा हमारा होता है क्लासिकल क्लासिफिकेशन। तो क्लासिकल क्लासिफिकेशन में हम केमिकल के आधार पर उसको बांटते हैं कि उसमें कैसा कैसा कंपाउंड है। जैसे हमारा सिलिशियस था, आर्जिलियस था और कैल्सियस था, वो हमारा केमिकल के आधार पर हो गया। इसी तरह फिजिकल के आधार पर बांटते हैं और इग्निशियस के आधार पर भी हम डिवाइड करते हैं। तो उस तरह से सैंडस्टोन हमारा ये तीनों कैटेगरी में आता है, सेडिमेंट्री रॉक में भी, एक्वस रॉक में भी और सिलिशियस रॉक में भी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रॉक। बताइए रॉक कौन सा है इसमें। तो अभी मैंने क्वार्ट्ज को बताया क्या है, मिनरल है। माइका को मैंने डिस्कस किया, ये भी क्या है, मिनरल है। और जिप्सम क्या है, तो जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है, बट ये क्या है, रॉक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, जिप्सम इज अ रॉक। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द फ्लोइंग रॉक एंड मिनरल सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। बताइए यहाँ पर आपको कुछ रॉक दिया हुआ है और कुछ मिनरल्स दिए हुए हैं और इसके आधार पर 4 क्या स्टेटमेंट गिवन है। तो इस चारों स्टेटमेंट को बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो रॉक, यहाँ पर रॉक और मिनरल का नाम दिया हुआ है क्वार्ट्ज, सेल, बसाल्ट, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम, माइका। तो अभी मैंने डिस्कस किया है कि माइका और क्वार्ट्ज क्या है, मिनरल है। ओके, तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में बोल रहा है बसाल्ट एंड मार्बल आर ओनली मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये आपका एग्जाम्पल क्या है, सही है गलत है? तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें मार्बल जो है वो तो मेटामॉर्फिक है, लाइमस्टोन से कन्वर्ट होकर मार्बल बना, बट बसाल्ट हमारा मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। ओके, देयर इज़ नो सेडिमेंट्री रॉक, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सेल यहाँ पे क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन, ग्रेनाइट इज अ ओनली इग्निशियस रॉक। ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि ग्रेनाइट हमारा सिर्फ और सिर्फ इग्निशियस रॉक नहीं होता है। ग्रेनाइट में हमारा क्वार्ट्ज भी होता है, ठीक, तो क्वार्ट्ज हो गया तो सिलिशियस रॉक भी कहलाएगा। ओके, तो ग्रेनाइट हमारा सिर्फ ओनली इग्निशियस रॉक नहीं है, इसको हम यदि क्लासीफाई करेंगे तो ये और भी रॉक में इसका नाम आता है। तो ये सी भी ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग। क्वार्ट्ज एंड माइका आर मिनरल, डी द राइट आंसर। क्वार्ट्ज और माइका क्या है, ये मिनरल है, तो डी द राइट आंसर। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, ए हेवी स्टोन इज ए सुटेबल फॉर। हेवी स्टोन किसके लिए सुटेबल होता है? तो हेवी स्टोन हमारे रिटेनिंग वॉल के लिए मोस्ट सुटेबल होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रिटेनिंग वॉल। नेक्स्ट 11, द स्टोन सुटेबल फॉर रबल मशीनरी शुड बी। देखिए रबल मशीनरी के लिए जो स्टोन है उसको हार्ड होना चाहिए, तभी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड। टफ, हैवी, लाइट के इससे मतलब नहीं है, ज़्यादा उसको किससे है, हार्डनेस से, तो उसका हार्ड ज़रूरी है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ए, हार्ड। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटामॉर्फिक रॉक हैज़ द मोस्ट वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। बताइए कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक जो है मोस्ट वेदर रेजिस्टिंग है, मीन्स दैट कि वेदर में ज़्यादा रेजिस्टिंग पावर उसमें है। कौन सा ऐसा मेटामॉर्फिक रॉक है? तो अभी मैंने देखिए मार्बल भी है, यह मेटामॉर्फिक रॉक है, क्वार्ट्जाइट भी मेटामॉर्फिक है, स्लेट भी मेटामॉर्फिक है, लेकिन लाइमस्टोन मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, ये तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन क्वार्ट्ज जो है इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है वेदर के केस में, तो वेदर रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा है, क्वार्ट्ज में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो क्वार्ट्ज में हमारा स्ट्रेंथ के हिसाब से भी वो ज़्यादा होता है, तो क्वार्ट्ज क्या हो गया, राइट आंसर बी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट अब्जॉर्ब वाटर मोर देन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कोई भी गुड बिल्डिंग स्टोन है वो किस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट में वाटर अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। 5% से ज़्यादा नहीं कर सकता है, करना चाहिए उसको, या फिर 10% से ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, या 15% से,
या 20% से? इसका राइट आंसर कमेंट में कीजिए। एक्चुअली कोई भी गुड बिल्डिंग स्टोन है वो 5% से ज़्यादा वाटर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5%। यदि उससे ज़्यादा ऑब्जर्व करता वाटर तो वो गुड बिल्डिंग स्टोन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए, 5%। ओके, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ मोर फायर रेजिस्टिंग करेक्टरिस्टिक? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है मोर फायर रेजिस्टिंग है, ठीक, जिसमें फायर रेजिस्टिंग ज़्यादा करेक्टरिस्टिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट सैंड स्टोन। ये भी आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये क्वेश्चन है, इस चलते ये इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, कॉम्पैक्ट सैंड स्टोन। कॉम्पैक्ट सैंड स्टोन जो है वो मोर फायर रेजिस्टिंग इसमें होता है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, जंपर इज ए टूल यूज्ड फॉर? जंपर टूल हम किसके लिए यूज़ करते हैं? टेस्टिंग ऑफ स्टोन के लिए, या क्यूरिंग ऑफ स्टोन के लिए, या ड्रेसिंग ऑफ स्टोन के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा क्यूरिंग ऑफ स्टोन। क्या? क्यूरिंग ऑफ स्टोन। स्टोन को क्यूरिंग के लिए हम जंपर टूल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, the important test to be conducted on a stone used in dock and harbor is? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए डॉक एंड हार्बर जो है इसको यूज़ करते हैं वेट टेस्ट के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, वेट टेस्ट। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, the predominant constituent which is responsible for strength in granite is? ग्रेनाइट में स्ट्रेंथ के लिए कौन सा कंस्टिट्यूएंट प्रीडोमिनेंट होता है? एक्चुअली ग्रेनाइट का आप कंपोजिशन देखिएगा तो इसमें ग्रेनाइट जो है वो दो कंस्टिट्यूएंट से बना होता है, एक क्वार्ट्ज से और दूसरा फ्लेट्सपर से। एक हमारा क्वार्ट्ज इसमें होता है और एक हमारा होता है फ्लेट्सपर। तो क्वार्ट्ज का अमाउंट ज़्यादा होता है और क्वार्ट्ज जो है ये हमारा स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ग्रेनाइट में रिस्पॉन्सिबल कौन है? ग्रेनाइट में स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्वार्ट्ज। तो ये इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, ग्रेनाइट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पस बिकॉज? बताइए ग्रेनाइट हम ऑर्डिनरी पर्पस बिल्डिंग के लिए सुटेबल नहीं है, क्यों? एक्चुअली हम ग्रेनाइट का भी बात किए तो ग्रेनाइट में हमारा स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ओके, ये तो हम अभी देखें क्योंकि उसमें क्वार्ट्ज है तो क्वार्ट्ज के कारण उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रहा है। तो हम इसको ऑर्डिनरी पर्पस के लिए क्यों यूज़ नहीं करें जबकि स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है? तो मेन इसका रीज़न है कॉस्टली। ये हमारा ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, तो कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण हम इसको ऑर्डिनरी पर्पस के लिए और ऑर्डिनरी पर्पस बिल्डिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं। जहाँ पर हमें स्ट्रेंथ चाहिए और जहाँ पर पैसा ज़्यादा खर्च कर सकते हैं उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं, बट हम ऑर्डिनरी घर, नॉर्मल घर बना रहे हैं तो उसमें हमारा कॉस्ट को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, इट इज़ कॉस्टली। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज बेस्ट सुटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पियर एंड अबाटमेंट ऑफ ए रेलवे ब्रिज? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रेलवे ब्रिज के लिए कौन सा स्टोन ज़्यादा सूटेबल है पियर बनाने में? पियर को जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कौन सा? तभी हमने बताया कि ग्रेनाइट का स्ट्रेंथ क्या है? ज़्यादा है। तो ग्रेनाइट का ज़्यादा है और रेलवे ब्रिज हमारा बना रहे हैं तो उसमें हमारा कॉस्ट को मायने नहीं रखता है क्योंकि उससे ज़्यादा हमें इनकम हो जाती है सरकार को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट स्टोन हम ज़्यादा सूटेबल होगा पियर्स बनाने के लिए। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द प्रिपरेशन ऑफ ए सरफेस ऑफ स्टोन टू ऑब्टेन प्लेन एज और टू ऑब्टेन स्टोन ऑफ रिक्वायर्ड साइज एंड शेप इज नोन एज। देखिए कोई भी आपको स्टोन है, ठीक, और उसका एक सरफेस, हमको स्टोन का सरफेस बनाना है, एक रिक्वायर्ड शेप एंड साइज में लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम स्टोन को ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग करके हम एक रिक्वायर्ड शेप एंड साइज और सरफेस हम प्रिपेयर करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन।
21 क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, बताइए गुड बिल्डिंग स्टोन का क्रशिंग स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा 100 मेगापास्कल। 100 मेगापास्कल से क्रशिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए गुड बिल्डिंग स्टोन का। ओके, नेक्स्ट 22 स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन लाइज बिटवीन, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्डिंग स्टोन का स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके किसके बीच में लाइज करता है, तो मोस्ट बिल्डिंग स्टोन का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 to 3 के बीच में लाइज करता है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 2.5 to 3। नेक्स्ट 23 स्पेलिंग हैमर इज़ यूज्ड फॉर, बताइए स्पेलिंग हैमर किसके लिए यूज़ करते हैं। इसका राइट आंसर होगा रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन के लिए हम स्पेलिंग हैमर यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट 24 क्वेश्चन क्रॉस कट सा इज़ यूज्ड फॉर, बताइए हमारा क्रॉस कट सा इंस्ट्रूमेंट किसके लिए यूज़ करेंगे, सॉफ्ट स्टोन को काटने के लिए या हार्ड स्टोन को कटिंग के लिए या लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन को कटिंग के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड स्टोन को कट करने के लिए हम क्रॉस कट सा यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी कटिंग हार्ड स्टोन। ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन सैप वुड कंसिस्ट ऑफ, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो गया। एक्चुअली सैप वुड ये टिम्बर से रिलेटेड है। टिम्बर चैप्टर जब पढ़िएगा बिल्डिंग मटेरियल में तो उसमें एक पोर्शन पर आपको सैप वुड मिलेगा। जब आप कोई भी टिम्बर को कट करते हैं तो उसके लेयर बाय लेयर एक पोर्शन होता है, कोई ज़्यादा डार्क होता है, कोई कम डार्क होता है, कोई चिपचिपा सा होता है, उसके ऊपर हमारा एक कवर होता है, लेयर लगा हुआ रहता है। तो हम कोई भी टिम्बर है एक हम कट किए तो सबसे अंदर जो पोर्शन होता है वो उसे हम बोलते हैं प्लीथ। क्या बोलेंगे, प्लीथ। उसके बाद जो लेयर होता है उसे बोलते हैं हार्ट वुड, हृदय होता है। ठीक, ये ज़्यादा डार्क होता है। इसके बाद का लेयर जो होता है उसे हम बोलते हैं सैप वुड, और उसके बाद एक और लेयर होता है, ठीक, उसे बोलते हैं हम कैम्बियम लेयर। और कैम्बियम लेयर के बाद इनर बार्क और आउटर बार्क होता है। ऊपरी जो लेयर जो कवर होता है वो होता है। तो हमारे जो ये हो गया, ये क्या है, प्लीथ है, PLITH। इसके बाद जो है ये हमारा क्या है, HEART, हर्ट वुड। इसके बाद का जो लेयर होता है इसे बोलते हैं सैप वुड, और इसके बाद ये हमारा हो गया सैप वुड। तो ये जो हमारा होगा, ये हमारा जो लेयर आएगा, ये लेयर को हम बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम लेयर। वैस्कुलर कैम्बियम लेयर। और ये कैम्बियम लेयर जो हो गया, इस कैम्बियम लेयर के जो ऊपर वाला पोर्शन होगा, ये पोर्शन, इस पोर्शन को बोलते हैं इनर बार्क। क्या बोलेंगे, इनर बार्क। और इसके ऊपर एक और लेयर होगा, इस लेयर जो है ये हमारा आउटर लेयर हो गया। तो ये आपका हो गया इनर बार्क, तो ये क्या हो जाएगा, आउटर बार्क। ये जो हो गया आपका आउटर बार्क। तो ये आप कोई भी टिम्बर को कट करते हैं तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इसके अंदर एक इस तरह से रिंग भी देखने को मिलेगा आपको। ओके, तो इसे हम बोलते हैं एंगुलर रिंग। इसे क्या बोलते हैं, ये जो हमारा आ रहा है, इस रिंग को इसे बोलते हैं एंगुलर रिंग। ये जो रिंग है एंगुलर रिंग होता है, और ये हमारा एज
कोई भी टिम्बर का कितना एज हुआ है ये एंगुलर रिंग से पता चलता है। इसके अंदर इस तरह का रिंग बना रहता है, इसे बोलते हैं एंगुलर रिंग। और एंगुलर रिंग से हमें क्या मिलता है, टिम्बर का एज का पता चलता है कि कितना एज उसका हो गया। तो यहाँ पर सैप वुड कंसिस्ट ऑफ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी, पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्टवुड एंड कैम्बियम लेयर। अभी मैंने दिखाया कैम्बियम लेयर हमारा जो हार्टवुड के बाद सैपवुड था, और उससे पहले उसके बाद हमारा क्या था, कैम्बियम लेयर। तो कैम्बियम लेयर से पहले सैपवुड था और हार्टवुड के बाद हमारा सैपवुड आ रहा है, तो दोनों के बीच में आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी। ओके, नेक्स्ट 26 आपके स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रीज यील्ड हार्डवुड, बताइए इसमें से कौन सा हार्डवुड का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर हो जाएगा शीशम। देवदार, चीड़ और पाइन, ये तीनों को तीनों जो है ये सॉफ्ट वुड का एग्जाम्पल है। कहीं पे भी देवदार रहता है, चीड़ है और पाइन है, तो ये आपका सॉफ्ट वुड का एग्जाम्पल है। और शीशम जो है वो कैसा है, हार्डवुड है। 27 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। द रेडियल स्प्लिट विच आर वाइडर ऑन द आउटसाइड ऑफ द लॉग एंड नैरो टुवार्ड द पिथ आर नोन एज, इसको क्या बोलेंगे। एक्चुअली क्या होता है ना कि कोई भी आपको इस तरह के है पोर्शन, और इसमें हमारा इस तरह से क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक, वाइडर ऑन द आउटसाइड है और हमारा नैरो इन द पिथ है, मीन्स दैट इस तरह से आपको फटाफट ज़्यादा दिन तक हम टिम्बर को रखते हैं तो इस तरह से हमें ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इससे हम बोलते हैं स्टार सैक। क्या बोलते हैं, स्टार सैक। ये स्टार की तरह बन जाता है, तो आउटर पोर्शन में क्या हो जाता है, फट जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्टार सैक। ये डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट में स्टार सैक है। इसमें क्या होता है कि आउटर साइड में वो ज़्यादा क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, और नैरो साइड में पीठ के अंदर वो कम होता है। इस हमारा एक दूसरे से अटैच रहता है, तो इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं स्टार सैक। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स बोथ ट्रीज यील्ड सॉफ्ट वुड, बताइए इसमें क्या राइट आंसर होगा। इन विच ऑफ द पेयर बोथ ट्रीज यील्ड सॉफ्ट वुड, कौन सा आपको पेयर है जिसमें दोनों को दोनों क्या है, सॉफ्ट वुड होना चाहिए। सॉफ्ट वुड का एग्जांपल दोनों होना चाहिए, कौन पेयर है बताइए। देखिए शीशम जो है कैसा है, हार्डवुड, अभी मैंने बताया। साल भी हार्डवुड है, और यहाँ पर भी साल है, ये भी हमारा कैसा है, हार्डवुड है। चीड़ हमारा सॉफ्ट वुड है, और देवदार भी हमारा क्या है, सॉफ्ट वुड है। तो डी द राइट आंसर, डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा चीड़ एंड देवदार। 28 का डी द राइट आंसर। 29 देखिए, 29 आपके स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फ्लोइंग टिम्बर इज सुटेबल फॉर मेकिंग स्पोर्ट गुड्स, जो स्पोर्ट्स का सामान बनाते हैं उसके लिए कौन सा टिम्बर सुटेबल होता है। इसका राइट आंसर होगा मलबरी। ये मलबरी जो होता है हल्का भी होता है और स्ट्रेंथ वाइज ज़्यादा होता है, इसके लिए हम इसीलिए हम इसको ज़्यादा स्पोर्ट के सामान बनाने में यूज करते हैं। ओके, बैट वगैरह भी मलबरी का ही बना हुआ रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ए। शीशम इज यूज्ड फॉर डेकोरेटिव वुड वर्क। ओके, हाँ ये तो राइट आंसर है, क्योंकि हम शीशम को डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और शीशम कैन बी पॉलिश्ड टू एन एक्सलेंट फिनिशिंग, ये भी राइट आंसर है। ठीक, तो शीशम और ए और आर जो है वो दोनों को दोनों कैसा है, सही है। और हमें एक्सलेंट फिनिशिंग हमारा ये यूज़ करते हैं, इसके लिए भी यूज़ करते हैं कि फर्स्ट का जो डेकोरेट कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सुंदर दिखे, उसके लिए भी हम उसमें अलग अलग पेंट से क्या करते हैं, उसे पॉलिश करते हैं। तो इसका हमारा रीजन भी है फर्स्ट का, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर ए इज द राइट ऑप्शन। 31 द डिजीज ऑफ ड्राई रूट इन टिम्बर इज कॉजेड बाय, बताइए ड्राई रूट डिजीज जो होता है टिम्बर में किसके कारण होता है। द लैक ऑफ वेंटिलेशन के कारण होता है। किसके कारण, लैक ऑफ
वेंटिलेशन। नेक्स्ट 32, प्लाईवुड हैज़ एडवांटेज ऑफ। प्लाईवुड का क्या एडवांटेज है? तो प्लाईवुड का एडवांटेज है कि सभी डायरेक्शन में इसका स्ट्रेंथ जो है वो सेम होता है। प्लाईवुड जो बनाते हैं इसका सभी डायरेक्शन में स्ट्रेंथ क्या होता है? सेम होता है। तो सी इज द राइट आंसर, सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट 33rd क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फ्लोइंग डायरेक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? टिम्बर का स्ट्रेंथ किस डायरेक्शन में मैक्सिमम मिलेगा? तो ऑफकोर्स जिस साइड ग्रेन होता है, एक्चुअली हमारा कोई भी टिम्बर है तो उस टिम्बर में आपको ग्रेन देखने को मिलेगा इस तरह से। तो जिस डायरेक्शन में ग्रेन होगा उस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ हमारा ज़्यादा मिलता है। ठीक, तो पैरेलल टू ग्रेन हमारा स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 33rd का राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन, द मॉइस्चर कंटेन इन ए वेल सीजन टिम्बर इज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्चुअली कोई भी हमारा टिम्बर है उसको हम यदि सीजन करते हैं, मतलब उसको हम सुखाते हैं, तो एक मिनिमम वाटर कंटेंट उसमें बना रहता है। तो मिनिमम वाटर कंटेंट जो होता है वो 10 to 12% होता है। ठीक, ऐसे ऑप्शन में दिया जाए तो 12% इधर राइट आंसर होगा। तो 10 से 12% हम उसमें वाटर कंटेंट कंटिन्यूसली बना रहता है। ओके, वो 100% ड्राई नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बी, 10 to 12%। $35 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द ट्रंक ऑफ ट्री लेफ्ट आफ्टर कटिंग ऑल द ब्रांचेज इज नोन एज। कोई भी ट्री को आप कट करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? आप उसको लॉग बोलते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसे याद रखिए, ये लॉग होता है, लॉग उसे कहते हैं। नेक्स्ट 36, द एज ऑफ ए ट्री कैन बी नोन बाय एग्जामिन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ये VVI है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अभी मैंने बताया कि जो रिंग होता है वो रिंग हमारा क्या बताता है? कोई भी ट्री को कट करते हैं तो उसमें रिंग वाइज दिखेगा। तो ये ही रिंग हमें क्या देता है? ये रिंग हमारा एज को बताता है, एज को बताता है। ये इस रिंग को हम बोलते हैं एंगुलर रिंग। क्या बोलते हैं? एनुलर रिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एनुलर रिंग। 37 क्वेश्चन नंबर, plywood is made by bonding together thin layer of wood in such way that the angle between grain of any layer to grain of adjacent layer is। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एक्चुअली प्लाईवुड को जब बनाते हैं तो उसमें बॉन्डिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, तो 90 डिग्री एंगल का साथ करते हैं। एक लेयर हम डालें, उसके बाद उसको फिर हम जस्ट 90 डिग्री करेंगे, उसके बाद हम लेयर देंगे। तो 90 डिग्री एंगल के साथ हम क्या करते हैं? उसे एडजस्ट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, 90 डिग्री। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन, द प्लाईवुड हैज़ गुड स्ट्रेंथ along द पैनल ओनली, कैन बी स्प्लिट इन द पैनल ऑफ द पैनल, हैज़ ग्रेटर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ टू ब्लो द ऑर्डिनरी वुड। तो एक्चुअली जो प्लाईवुड बनाते हैं वो हम स्ट्रेंथ के लिए बनाते हैं, और एक्चुअली हमारा ऑर्डिनरी जो हमारा कोई ऑर्डिनरी वुड है उस केस में हमारा और किस में ग्रेन के साइड में ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है और अदर डायरेक्शन में स्ट्रेंथ कम मिलता है। बट प्लाईवुड के केस में हमारे सभी डायरेक्शन में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो सेम रहता है। तो हमारा एक ग्रेटर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होता है प्लाईवुड में। ओके, ऑर्डिनरी वुड के केस से। जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हैज़ ग्रेटर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ टू ब्लो देन ऑर्डिनरी वुड। तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट 39, द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट अचीव्ड इन एयर ड्राइंग ऑफ टिम्बर इज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्चुअली हम अभी बताएं कि कोई भी टिम्बर है, उस टिम्बर को हम ड्राई करते हैं। ठीक, तो ड्राई भी हमारा दो तरह से होता है, एक हमारा नेचुरली होता है और एक हमारा आर्टिफिशियल होता है। तो आर्टिफिशियल से यदि हम ड्राई कर रहे हैं, उसे सीजन कर रहे हैं, तो उसमें हम कितना 10 से 12% हम मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करते हैं।
ओके। लेकिन यदि एयर से हम नेचुरली हम कर रहे हैं तो उसमें हमारा 15% होना चाहिए, ठीक। कितना होता है? 15%। तो बी द राइट आंसर होगा इसका, बी 15%। तो लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए? 15% इन केस ऑफ द एयर ड्राइंग। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज़ एन एवरेज लाइफ ऑफ। बताइए कोई भी फर्स्ट क्लास टिम्बर है उसका एवरेज लाइफ कितना होता है? तो किसी भी टिम्बर का जो हमारा फर्स्ट क्लास टिम्बर है उस टिम्बर का जो एवरेज लाइफ होता है वो मोर देन 10 ईयर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ये भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, ए फर्स्ट क्लास ब्रिक when immersed in a cold water for 24 आवर should not be absorb water more than। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए फर्स्ट हमारा क्लास बात करें ब्रिक्स का, तो ब्रिक को हम कैटेगरी करेंगे तो फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ये 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट क्लास का जो ब्रिक होता है वो हाईली ज़्यादा स्ट्रेंथ उसमें मिलता है। वाटर ऑब्जर्वेशन भी हमारा देखते हैं तो जो कम वाटर ऑब्जर्व करता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड एंड थर्ड ब्रिक्स के कंपेयर में। ओके। तो हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक को हम 24 आवर के लिए वाटर में हम डुबा देते हैं तो मैक्सिमम वो 20% वाटर ऑब्जर्व करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 20%। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी 20%। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा सी 10.5 न्यूटन पर mm²। ओके। 10.5 से कम नहीं होना चाहिए क्रशिंग स्ट्रेंथ। फर्स्ट क्लास ब्रिक का 10.5 न्यूटन पर mm² होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ एल्मुना इन ब्रिक अर्थ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मेन फंक्शन क्या है एल्मुना का? ये बता सकते हैं? एल्मुना का जो मेनली जो है वो हमारा मेन फंक्शन होता है प्लास्टिसिटी के लिए। तो इम्पार्ट प्लास्टिसिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एल्मुना का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए इज़ द राइट आंसर टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। ओके। एक्चुअली कोई भी ब्रिक है तो ब्रिक को हम बनाते हैं तो कुछ उसमें कंपोजिशन मिलाते हैं। सिलिका होता है, एल्मुना होता है, लाइम होता है, आयरन ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशिया हो गया, ये 5 में हमारा जो है कंपोजिशन मिक्स करते हैं। तो सिलिका का जो अमाउंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। 50 से 60% जो होता है वो सिलिका होता है। 50 से 60% क्या होता है? सिलिका होता है। ओके। एल्मुना का अमाउंट कितना मिलाते हैं? एल्मुना इसका अमाउंट 20 to 30% ब्रिक्स में मिक्स करते हैं। लाइम हो गया, लाइम का अमाउंट लेस देन 10% रखते हैं। और आयरन ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड का अमाउंट लेस देन 7% यूज करते हैं। ओके। आयरन ऑक्साइड। तो ये आपको कंपोजिशन है, परसेंटेज वैल्यू ये पूछता है तो इससे याद रखिएगा कि एलम का अमाउंट एल्मुना का अमाउंट 20 से 30% और सिलिका का अमाउंट 50 से 60%, लाइम का लेस देन 10%, आयरन ऑक्साइड का लेस देन 7% यूज करते हैं। तो नेक्स्ट आपको 44 क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ एल्मुना इन ए गुड ब्रिक अर्थन लाइज बिटवीन। तभी मैंने बताया कि एल्मुना का 20 से 30% हम मिक्स करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक्सेस ऑफ एल्मुना इन ब्रिक अर्थ मेक्स द ब्रिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एल्मुना का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है ब्रिक में तो क्या होगा? देखिए एल्मुना हम मिलाते हैं तो एल्मुना का फंक्शन पहले पढ़ेंगे। तो इसका जो फंक्शन है वो क्या है? प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और मोल्डिंग में हेल्प करता है। ओके। और यदि ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो इसके कारण क्रैकिंग होगा पहला,
और दूसरा जब हम वो ड्राई होगा या बर्न करेंगे तो उस केस में वो वार्प हो जाएगा। ज़्यादा अमाउंट में अलुमिना मिला देंगे तो ड्राई के टाइम में भी वार्प होगा और बर्निंग के टाइम में भी क्या होगा, वार्प होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग। ओके, 45 का क्या आंसर होगा, डी। नेक्स्ट 46, द नॉमिनल साइज ऑफ द मॉडुलर ब्रिक। बताइए नॉमिनल साइज क्या होगा। एक्चुअली स्टैंडर्ड साइज पूछता तब हम उस केस में 190 इंटू 90 लेंगे जब स्टैंडर्ड साइज पूछेगा तो। और यदि नॉमिनल साइज पूछता है तो 200 इंटू 100 इंटू 100 इन mm। ओके, ये भी हमारा किस में है, mm में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी द राइट आंसर, 200 इंटू 100 इंटू 100 mm। ब्रिक का मॉडुलर जो साइज होता है नॉमिनल वो 200 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm होता है। ये सेंटीमीटर में वो पूछता तो 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 47, परसेंटेज ऑफ सिल्का इन गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन। तभी मैंने ऊपर फर्स्ट में बताया कि सिल्का का अमाउंट 50 से 60% रखते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, सी, 50 to 60%। नेक्स्ट 48, एक्सेस ऑफ सिल्का इन ब्रिक अर्थ रिजल्ट इन। ज़्यादा सिल्का यदि हम ब्रिक में मिलाएंगे तो क्या होगा, तो हम बताएं ना कि लॉस ऑफ कोहेजन हो जाएगा, उसका जो बॉन्डिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ कोहेजन। तो बी इज द राइट आंसर। 49 आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंग्रेडिएंट ऑफ द ब्रिक अर्थ इनेबल्स द ब्रिक टू रिटेन इट्स शेप। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी अभी मैंने बताया कि सिल्का जो है वो सिल्का का अमाउंट ज़्यादा यदि मिला देते हैं तो हमारा क्या होता है, लॉस ऑफ कोहेजन हो जाता है। और सिल्का हमारा ड्यूरेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर सिल्का के बिना तो ये बन ही नहीं सकता ब्रिक। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, बी। तो बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर गिव्स ए करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द यूजफुल एंड हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट रिस्पेक्टिवली ऑफ ए गुड ब्रिक अर्थ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अभी हमने डिस्कस किया ऊपर में कि कोई भी ब्रिक है तो ब्रिक में सबसे ज़्यादा अमाउंट हम सिल्का को मिलाते हैं, उसके बाद एलम को मिलाते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर गिव्स करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द यूजफुल एंड हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट रेस्पेक्टिवली ऑफ गुड ब्रिक। तो गुड ब्रिक के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि कौन सा यूजफुल कंपोजिशन है और कौन हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट है। तो सिल्का हमारा क्या है, सिल्का हमारा यूजफुल है। ओके, क्योंकि सिल्का के बिना हमारा ब्रिक्स बन ही नहीं सकता है। सिल्का हमें क्या ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करती है, उसका स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगी, ठीक। लेकिन जो अल्काइली जो होता है वो उसके लिए हार्मफुल है। अल्काइलीज यदि रहेगा तो हमारे कोई भी दीवार है उस पर हमारा इफ्लोरेसेंस गैस देखने को मिलता है, सॉल्ट वगैरह जो है वो उसका डिपोजिशन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, सिल्का एंड अल्काइलीज। नेक्स्ट 51, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक इज नोन एज। बताइए क्या होगा। कोई भी क्ले है, क्ले के साथ वाटर और अदर इंग्रेडिएंट मिलाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नीडिंग। क्या बोलते हैं, नीडिंग। राइट आंसर हो जाएगा ए। 52, एडवांटेज ऑफ ए क्लैम्प कंपेयर टू क्लीन फॉर बर्निंग ब्रिक इज दैट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या एडवांटेज है क्लैम्प कंपेयर टू क्लीन के, क्लीन से हमारा क्या इसका एडवांटेज है। इसका राइट आंसर है लेस इनिशियल कॉस्ट। इसका जो कॉस्ट है वो कम पड़ता है। क्लैम्प कंपेयर टू क्लीन हम जब करते हैं तो हमारा कॉस्ट जो है वो कम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। क्वेश्चन नंबर, द इंटरनल साइज ऑफ मोल्ड यूज्ड इन ब्रिक प्रिपरेशन इज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मोल्ड का इंटरनल साइज ब्रिक प्रिपरेशन में क्या होता है, इक्वल होता है बर्न ब्रिक से, या स्मॉलर होता है, या ग्रेटर होता है। तो ऑलवेज याद रखिएगा ग्रेटर होता है। जब भी बात करेंगे तो जो फुल्ली बर्न ब्रिक होगा उससे हमारा साइज
मोल्ड का इंटरनल साइज मोल्ड का ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 54, पग मिल इज़ यूज्ड फॉर। पग मिल हम क्यों यूज़ करते हैं? तो पग मिल हम यूज़ करते हैं क्ले को प्रिपरेशन के लिए, ठीक। तो क्ले को प्रिपेयर करने के लिए हम पग मिल का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ए, प्रिपरेशन ऑफ क्ले। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग ब्रिक्स आर यूज फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फ्लोइंग ब्रिक्स आर यूज फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेस। लाइनिंग ऑफ फर्नेस के लिए कौन ब्रिक यूज़ करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रेफ्रैक्ट्री ब्रिक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीटेड है, ये बार बार पूछता है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, रेफ्रैक्ट्री ब्रिक। लाइनिंग ऑफ फर्नेस में हम रेफ्रैक्ट्री ब्रिक को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन, द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इन ब्रिक मशीनरी इज जनरली केप्ट ऑन। तो जो फ्रॉग होता है ना, वो हमेशा ब्रिक के ऊपर रखते हैं। एक्चुअली फ्रॉग होता है क्या? देखिए कोई भी ब्रिक है, ये ब्रिक है, ठीक। तो ब्रिक के ऊपर कोई भी नेमिंग देखते हैं, तो नेमिंग इसमें क्या होता है, इस ये पोर्शन क्या होता है, खाली छोड़ा रहता है, थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहता है, ओके। तो इसी पोर्शन को हम बोलते हैं फ्रॉग, जिसमें कोई भी नाम लिखा हुआ रहता है ब्रिक का, या कुछ भी पोर्शन लिखा हुआ रहता है, वो 20 पोर्शन खाली रहता है। तो ये जो पोर्शन खाली रहता है, इसी पोर्शन को हम बोलते हैं फ्रॉग। ये टॉप लेवल में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉप फेस। नेक्स्ट 57, नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी। बताइए राइट आंसर क्या होगा? कितना ब्रिक हमारा 1 क्यूबिक मीटर में होता है? तो कोई भी 1 मीटर क्यूबिक मशीनरी यूज़ करेंगे, तो मशीनरी यूज़ करते तो उसमें मोटार यूज़ करेंगे। अब मोटार के साथ जो ब्रिक का लेंथ हो जाता है, कितना हो जाता है? ब्रिक का साइज हो जाता है 200 इंटू 100 इंटू 100 mm। ये मैंने डिस्कस किया था, ओके। तो अब हमारा क्या है, 1 मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब को आप सॉल्व कीजिएगा, इसे हम mm में कन्वर्ट कर देंगे। 1 मीटर क्यूब को हम mm में कन्वर्ट कर दिए, और ये हमारा क्या है, 1 ब्रिक का है। तो अब इससे हमारा टोटल नंबर ऑफ ब्रिक मिल जाएगा। तो इससे कैंसिल कीजिएगा, कितना मिल गया? 500। तो हमारा 1 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी में 500 ब्रिक रिक्वायर्ड होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसको कैसे बनाएं? एक्चुअली 1 मीटर क्यूब हमारा ब्रिक मशीनरी है, और उसमें हमारा एक ब्रिक जो है सीमेंट और सैंड का मोटार के साथ, हमारा उसका साइज हो जाता है 200 इंटू 100 इंटू 100 mm। जिसे हम क्या किए, डायमेंशन सेम किए, mm क्यूब में कन्वर्ट किए और उसे डिवाइड कर दिए, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक मिल गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 500 ब्रिक। नेक्स्ट 58, ग्लेजिंग इज़ यूज टू मेक अर्थवेयर। बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा? तो एक्चुअली ग्लेजिंग जो यूज़ करते हैं, ये इम्प्रीवियस के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए? इम्प्रीवियस के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन, क्विक लाइम इज। क्विक लाइम क्या है बताइए? जो लाइम हम बताए थे, तो क्विक लाइम ही हमारा क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। क्विक लाइम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट 60, क्विक लाइम इज स्लो इन सेटिंग, रैपिड इन स्लैकिंग, गुड इन स्ट्रेंथ। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो देखिए एक्चुअली क्विक लाइम जो होता है, हम जब भी लाइम जो होता है इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं किस केस में, तो हम सीमेंट बनाने में यूज़ करते हैं। तो सीमेंट में जो लाइम जो है वो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। यदि उसका अमाउंट कम हो जाता है तो स्लो सेटिंग भी हो जाता है, हमारा सेटिंग टाइम भी उसका क्या हो जाता है, हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो इस केस में हम देखेंगे तो क्विक लाइम हमारा स्लो इन सेटिंग होगा और रैपिड इन स्लैकिंग होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी होगा, ओके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।